बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सबको जुम्मा मुबारक। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमिला हसन। उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज़ अच्छा होगा। और जिस तरह से आज जुम्मे का दिन भी है, बहुत सारे लोगों के लिए ये कहते हैं वीकेंड भी है, हमारे लिए भी, हम समेत बहुत सारे लोगों का वीकेंड होता है। लेकिन स्टिल जी, जुम्मा आपका अच्छा गुजरे, वीक आपका अच्छा गुजरा हो, इस उम्मीद के साथ हम आपको फिर खुश आमदीद। कल एक छोटा सा मैंने अपने सोशल मीडिया पे एक सर्वे किया था लोड शेडिंग को लेकर। मैंने लोगों से पूछा था कि भाई कैसी सूरत हाल है, तो अक्सर लोगों ने कहा कि बेहतर है सूरत हाल पिछले 2-4 दिन से। अब ये नहीं पता कि सिर्फ शहरों में बेहतर है या जो लोग सोशल मीडिया पे उनके लिहाज से बेहतर है। कुछ जगहों पे बेहतर नहीं है, कुछ जगहों पे मैंने भी अक्सर लोगों से फीडबैक लिया था एंड पीपल वर लाइक कि यहाँ पर पहले से भी ज्यादा लाइट जा रही है। वैसे दो के मेरी साइड नहीं देते होंगे ना बिजली चोरी वाली जगह, बिजली का बिल दो या ना दो, लाइट आपको बराबर ही मिलेगी। और हम मेरी साइड पे वैसे बेहतर हुई है बिल्कुल। अच्छा चलें, शुक्र है। तो प्रोग्राम का आगाज आपको मालूम ही है हमने किस शख्सियत से करना है जी। कल डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, बड़ी अनफॉर्चुनेट खबर आई, वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। और डॉक्टर आमिर साहब के हवाले से अगर बात करें, ज़ाती तौर पे भी बहुत सारे लोगों के, क्योंकि सोशल मीडिया की जीनत थे तो लोगों को उनकी बहुत सारी बातों पे मुझ समेत एतराज़ भी थे, इख्तलाफात भी थे। लेकिन इसके बावजूद वो एक बात जो उनके हवाले से माननी पड़ेगी कि वो जब तक रहे वो टॉप पर रहे, वो डिस्कशंस का हिस्सा रहे, वो गुफ्तगू का हिस्सा रहे। कल उनका इंतकाल हुआ और अचानक ही हुआ, जो कि उनके मुलाजमीन ने बताया। कुछ पता नहीं चला कि उनके मौत की, उनके इंतकाल की वजह क्या है। लेकिन अभी नौजवान ही थे, अभी उनकी कोई उम्र तो ऐसी नहीं थी। 49 जस्ट एंटर्ड इन 50s आई थिंक। 1972 में उनका डेट ऑफ बर्थ है। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट था और जी बड़ा हमें अफसोस भी हुआ। और इसी से हमने, और करियर उनका बड़ा शानदार करियर रहा। आगाज उन्होंने अखबार से किया, उसके बाद FM रेडियो से होते हुए न्यूज़ कास्टर बने। फिर देखते ही देखते उन्होंने मकबूलियत की बुलंदियों को छुआ। एक्सप्रेस न्यूज़ समेत मुख्तलिफ TV चैनल्स पर वो रमज़ान ट्रांसमिशन के ज़रिए उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की, कामयाबियाँ हासिल की। और वालिदैन के नक्शे कदम पर चलते वो सियासत में भी आए। 2002 से 2007 तक MNA भी रहे और फिर वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी अमूर के मनसब पर भी काम किया। और 2018 में अगर बात करें तो तहरीक इंसाफ के टिकट पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, कामयाब हुए। दूसरी जानिब अगर हम बात करें आमिर लियाकत साहब के हवाले से, तो उनके इंतकाल पर वज़ीर आज़म समेत बहुत सारे जो सियासी और समाजी शख्सियात हैं उनकी जानिब से जो कह लें रंजो गम का इजहार किया जा रहा है और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ की जा रही है। अच्छा, हमारे इस फ्लोर के ऊपर दो हमारी मेमोरीज है आमिर लियाकत हुसैन। एक मेरी तो दो है, एक तल्ख मेमोरी है और एक अच्छी मेमोरी है। इसी फ्लोर के ऊपर यहीं पे बैठे हुए अच्छी वाली बताएं। एक टेलीफोन पे उनके साथ एक तलखी हुई थी हमारी, हमें याद है जब पहली दफा हमारी एक्सप्रेसो में उनसे बात हुई थी। गॉट अ बिट हार्श, लेकिन ये हमारे इस काम का हिस्सा है। अक्सर हमारे कई सवाल लोगों को अच्छे नहीं लगते, वो हार्श हो जाते हैं, तो हमें तो इस बात की आदत है। लेकिन फिर एक अच्छी मेमोरी उसके बाद भी, जब इसी स्टूडियो में हमारे साथ जो गेस्ट चेयर है इस पे आगे भी आमिर लियाकत साहब बैठे। ये उन दिनों की बात है जब ये तकरीबन 8 फेब 2021 की बात है। तो उस वक्त आमिर लियाकत साहब एक ड्रामा के लिए भी काम कर रहे थे, जो कि एक टेलीफिल्म थी एक्चुअली, एक्सप्रेस के लिए आए थे। तो हमने एक वो छोटा सा क्लिप आपके लिए निकाला है जब वो यहाँ पे मौजूद थे। जरा मेमोरी शेयर करते हैं आपके साथ। हमने एक्टिंग स्टार्ट कर दी, कैसा तजुर्बा? एक्टिंग में पहले से कर रहा था, मैंने कहा दोबारा से ड्यू करना। एक्टिंग तो हो ही रही थी, लेकिन असल में लोग कहते हैं हम एक्टर नहीं है। अभी आप जैसे मुस्कुरा के मुझसे बात करिए, ब्रेक में आप ऐसे नहीं, मतलब ये एक्टिंग है। आप हंस रहे हैं, नहीं थे, थोड़ी सी सीरियस हो जाते हैं। जैसे हम सत्तार साहब की खबर कर रहे हैं, हम लोग सीरियस थे ना, क्योंकि बड़ा मसला था। अब हम हंसने लगे। एक्चुअली हर आदमी एक्टर है और वो कहते हैं मैं एक्टर नहीं हूँ। बिल्कुल घर में जैसे कि बच्चों को कह देंगे, अगर कोई बाहर आए तो उन्हें कह देना मैं नहीं हूँ। जैसे अरे अरे आप आए, ठीक है, एक्टिंग ही दिखा रहे हैं। पूरी दुनिया एक्टिंग कर रही है। मैंने बस ये किया कि मॉर्निंग शोज बहुत सारे अब हमारे दोस्त कर रहे हैं, बहुत सारे शफात हैं, मजिया हैं, इसी तरह से जो है आप दोनों जो काम कर रहे हैं वो सबसे अलग है, जुदा है। और हंसते खेलते आप लोग बात कर रहे होते हैं और आप लोगों में ये नहीं लगता कि बिल्कुल आप जो है वो ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं। पता चलता है आप लोग रियल है। अब बाकी लोग since it's coming from you obviously it means a lot. Thank you very much for being with us and wish you all the best for all the ventures जो आप कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स है। जब आप दोबारा लाहौर आएंगे तो हम फिर आपको बुलाएंगे। बिल्कुल भाई, आप हमें जब भी आदर होगा हमें बुलाते रहिए। अब हर हफ्ते आएगा और नेक्स्ट टाइम एक्सप्रेसो मिलेगी। नेक्स्ट टाइम एक्सप्रेसो आमिर लियाकत हुसैन, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। दिल करता है ये बोलते रहे, हम सुनते रहें। और आई होप कि आपकी मॉर्निंग भी हमने अच्छा करने की कोशिश की है। भाई आमिर भाई की जाती मसाइल या उनकी सोशल कंट्रोवर्सीज अपनी जगह, लेकिन बड़े हैपनिंग आदमी थे वो। जहाँ पे जिस सेट पे जाते थे
एक रौनक लग जाती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारी भी उनके साथ याद ऐसी है तो दिल उदास है जी आमिर भाई के जाना। और इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हम सोशल मीडिया पे अभी भी बहुत सारे हेट कमेंट्स देख रहे थे इस हवाले से। जो शख्स चला गया उसको आप अच्छी बातों में, अच्छे अल्फाज में याद रखें, और ये हदीस मुबारक भी है कि जो चला जाए उसकी अच्छी बातों को याद रखा जाए। तो लिहाजा प्लीज़ इस चीज़ से अवॉइड करें। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, उनके लिए कुछ नहीं तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं हम, वो आप कर लें। चलिए जनाब आगे बढ़ेंगे और इस प्रोग्राम में बहुत कुछ है। एज यूजुअल हमारे पास आगाज़ में आपको बताते हैं आज की हेडलाइंस। क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, आम आदमी को कितना रिलीफ मिलेगा, टैक्स कितना लगेगा, IMF की शराइत और अहदाफ से भरपूर बजट आज वफाकी हुकूमत कौमी असम्बली में पेश करेगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन IMF की मंजूरी से मशरूत किए जाने का इम्कान। रवा माली साल में GDP ग्रोथ, ज़राअत, इंडस्ट्री और खिदमात के शोबों में तरक्की, बेरोजगारी, महंगाई, करंट अकाउंट डेफिसिट और कर्जों में इजाफा हुआ। कौमी इक़्तिसादी जायजा रिपोर्ट जारी, अहम खद्दोखाल सामने आ गए। मुश्किल फैसले और पेट्रोल महंगा करके मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का बड़ा दावा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बार फिर मुल्क के दिवालिया होने का खदशा जाहिर कर दिया। पार्लियामेंट के महाज पर हुकूमत की बड़ी कामयाबी। इलेक्शन और कौमी एहतसाब तरमीमी बिल्स पर सदर मुमलिकत के तमाम 42 एतराज़ात मुस्तरद। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में दोनों तरमीमी बिल्स कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। एंकर, मुकर्रर, मेजबान, नातख्वां और सियासतदान डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन सबको उदास कर गए। आमिर लियाकत हुसैन की मौत की वजूहात जानने के लिए 3 रुकनी बोर्ड तश्कील। लवाहिकीन ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। तदफीन मज़ार अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाते में होगी। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे बड़ी खबर जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, बजट पे हमने बात करनी है आज की बड़ी खबर में। पहले तो हम कह रहे थे ना जल्द आ रहा है, वो कोई फिल्म आ रही तो कहते हैं सिनेमाज नियर यू, ऑन टेलीविजन जल्द आ रहा है। ये भी आप एक मूवी समझे। आज मूवी है जी, और बड़ी भयानक अंजाम वाली मूवी है। खुदा न खास्ता अगर ऐसे ही चलता रहा। आज हुकूमत अपना पहला विफाकी बजट पेश करने जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का बतौर वज़ीर आज़म उनकी हुकूमत का ये पहला बजट है। और कल हमने कहा था हो सकता है आखिरी भी अगर इंतखाबात हो जाते हैं इससे पहले अगले साल से। बजट तजावीज़ कौमी असम्बली में पेश की जाएंगी। तजावीज़ के मुताबिक जो आइंदा माली साल है इसके लिए जो GDP ग्रोथ है उसको 5% मुकर्रर किया गया उसका हदफ, जबकि महंगाई का जो हदफ है वो 1.5% रखा गया है। बजट में आवाम को रिलीफ मिलेगा या तकालीफ में इजाफा होगा। आइंदा साल के लिए जो अहदाफ मुकर्रर किए जा रहे हैं वो किस हद तक अचीवेबल हैं, इसी पर हमने आगे चल के बात करनी है। लेकिन जो वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हमने मुश्किल फैसले किए, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी की, हमने मुल्क को डिफॉल्ट करने से बचा लिया है। ये मिफ्ता साहब कह रहे हैं। ये एक अलमिया है कि खान साहब ने जाने से पहले पेट्रोल जो था वो सस्ता कर दिया था और डीजल भी सस्ता कर दिया था। कीमत खरीद को मद्देनजर नहीं रखते हुए सस्ता कर दिया था और वो चेक लिखने के मुतरादिफ था। उन्होंने चेक लिख के आवाम को दे दिए कि ये लो हज़ार रुपए के चेक, लेकिन जब आप कैश कराना जाएंगे तो बैंक में पैसे नहीं थे। हम वो मुश्किल पैसे लेने में कामयाब हुए हैं और जो इमिनेंट डिफ़ॉल्ट की तरफ मुल्क जा रहा था वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से अब हमने उसको अवॉइड कर लिया। उस रास्ते से हम हट गए हैं और अल्लाह ताला की मेहरबानी से अब हम स्टेबिलिटी के रास्ते पे, इस्तेहकाम के रास्ते पे आ गए हैं। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इक़्तिसादी जायजा रिपोर्ट को अपनी बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि ये हमारी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। हमारे 3.5 साल में जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी वो 55 रुपए लीटर था। डीजल की कीमत जो बढ़ी वो तकरीबन 50 या 51 रुपए लीटर। इन्होंने आते साथ ही 60 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई और 60 रुपए लीटर डीजल की कीमत बढ़ाई। फिर हमारे दौर में गैस की कीमत कितनी बढ़ी? इनके दौर में 45% इन्होंने गैस की कीमत बढ़ा दी। बिजली की कीमत 10 रुपए यूनिट ऊपर बढ़ा दिया इन्होंने। सबसे पहले तो इनको महंगाई कम करनी चाहिए थी। अभी जो लोगों को पता चलेगा कि महंगाई होती क्या है।
सियासतदानों की बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी पावर और मुस्लिम दुनिया की वाहिद जौहरी ताकत पाकिस्तान इस वक्त 54,000 अरब का जो मकरूज है, 22 करोड़ आवाम में से हर शख्स पर 2 लाख रुपए का कर्जा है, जबकि जी हम सब ने देना है, आप में से हम सब। तजारती खसारा जी 45 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ज़र मुबादला के ज़खायर कम तरीन है, डॉलर डबल सेंचुरी पर है, रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है, शरह सूद तारीखी बुलंद सतह पर है, जिसके पेट्रोल 210 रुपए फी लीटर है, बिजली का फी यूनिट 24 रुपए तक पहुंच गया है, गैस की कीमत में 45% इजाफा हो चुका है, घी और ऑयल की कीमतें भी तकरीबन 600 रुपए फी किलो तक पहुंच गई हैं। दूसरी जानिब ये जौहरी ताकत IMF के रहमो करम पर है। 1 अरब डॉलर के कर्ज के लिए मुज़ाकरात जारी हैं, सख्त शराइत लगाई जा रही हैं, लेकिन साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि IMF ने एक बार फिर हुकूमत के सामने मुतालबा रख दिया है कि चीनी पावर प्लांट्स हैं उनको 3 खरब रुपए की अदायगी करने से पहले CPEC के तहत के जो मंसूबे हैं उनको असर-ए-नोस के हवाले से मुज़ाकरात करें और 1994 और 2002 की जो पावर पॉलिसी है उसके तहत कायम करदा जो पावर प्लांट्स जैसे जो है जैसा उसका ओवरऑल उसके साथ सलूक किया जाए। और चीन में अगर हम बात करें तो माजी में IPCs के मुआहदे की शराइत पर नजरसानी या दोबारा बातचीत से इनकार किया जा चुका है। बिल्कुल, और असल में ये है कि they just want to squeeze all this situation। गर्दन तो उनके हाथ में है, ना बाकी है, trying their best। हमारे साथ शहबाज राना साहब मौजूद हैं, हमारे सीनियर साफी और एक्सपर्ट हैं इकोनॉमी के हवाले से, doesn't need any introduction। उनसे पूछते हैं कि वो अब इस D-Day में इसको कहूँगा इसको कैसे देख रहे हैं। शहबाज भाई गुड मॉर्निंग, आई होप आप ठीक हैं और आपकी सुबह आई होप कि अच्छी हुई है। बीइंग इकोनॉमिस्ट एंड बीइंग पाकिस्तानी तो बहुत अच्छी नहीं हो सकती मेरे ख्याल में। हाउ इज योर दिस मॉर्निंग, बजट मॉर्निंग? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं भी यही बात सोच रहा था कि जो आपने इंट्रो दिया है मुझे अपने प्रोग्राम की और अपनी स्टोरीज की रिफ्लेक्शन आ रही थी। आप लोग तो बड़ी बातें करते थे, आज आप लोगों को क्या हो गया? तो देखिए ये काफी मुश्किल दिन होगा पाकिस्तानियों के लिए भी, हुकूमत के लिए भी और एज अ नेशन हम सब के लिए। बजट है, कभी होता था कि बजट से बड़ी लोगों की तवक्कुआत होती थी, अब आज आकर जो बात बजट में रह जाती है वो सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 10-15% जो इजाफा एक हो जाता है, इस दफा शायद 10% कर दें या जितना भी करते हैं। क्यों कल मिफ्ता इस्माइल साहब से हमने जब ये पूछा मैंने कि जी इस हफ्ते आपको पता है कि बजट से पहले भी कुछ मखसूस क्लासेस का उन्होंने उनकी तनख्वाहें या उनकी मराद बढ़ाई हैं जो कि नहीं बढ़ानी चाहिए थी, तो उसको उन्होंने इस तरीके से काउंटर किया कि नहीं, जब मैं कल बजट स्पीच करूंगा तो जो लोग जिनकी वो अफराद जिनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी तो उनकी तनख्वाहें मैं बढ़ा दूं। तो ये तो एक उनका, लेकिन इससे बढ़कर जो पाकिस्तान के मसाइल है, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे जो अवाम है उनको बहुत अवेयर होना चाहिए। यही हुक्मरान जो बैठकर हमें बता रहे हैं कि कितनी उन्होंने इकोनॉमी अच्छी चलाई, वो शायद ये भूल जाते हैं कि उनकी तबाहकारियों की वजह से, जिसमें 4 साल की जो रिस्ट्रक्शन ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो तो अपनी जगह पे है, उससे पहले भी पाकिस्तान आज जिस जगह पे खड़ा है वो बिल्कुल भी हम उसका प्रिजर्व नहीं करते एज अ नेशन। ये जो हमारी जो है, आप सबसे पर्टिनेंट पर्सन होंगे इस वक्त जो इस क्वेश्चन का मेरे जवाब दे दे, क्योंकि एक आम आदमी के सवाल है तो इसलिए मैं आपकी बात कट भी कर रहा हूँ, माजरत। वो ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि अगर पता लग जाए कि ये 4 साल की जो डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज थी इकोनॉमी की उन्होंने हमें कहाँ ला के खड़ा किया, तो शायद अवाम इन सियासतदानों का और उस पार्टी का खास तौर पर उनको देखना भी ना पसंद करे जो आज ये कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छी मईशत चलाई। लेकिन दूसरी जानिब कल जो फिगर्स हमारे सामने आई हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे हमें बता रहा है, वो सर्वे तो बज़ाहिर ऐसा बता रहा है कि पिक्चर बड़ी अच्छी है। जैसे हम एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात करते हैं, एक्सपोर्ट्स के अंदर बेहतरी आई है, रेमिटेंसेस का वो क्लेम करते हैं और हमें पता है कि उसके अंदर बेहतरी आई है। तो ओवरऑल ये डिजिट्स, ये नंबर्स तो उनको सपोर्ट करते नजर आते हैं उनकी इस क्लेम को। देखिए ये बिल्कुल जो हमारी हेडलाइन भी है ना, वो यही है कि 6% जो ग्रोथ है वो क्लिप्स कर रही है आपके जो उसको एक्लिप्स कर रहा है आपका जो ट्रेड डेफिसिट है। मसला ये है कि एक तरफ तो 6% आपकी ग्रोथ होगी, बहुत अच्छा नंबर है। ये पाकिस्तान का डिलेमा रहा है कि जब भी आपने 5% से ज्यादा 6% ग्रो किया तो आपकी इकोनॉमी जो है वो क्लैप्स कर गई है। होना तो ये चाहिए कि जब आप ग्रो करते हैं तो उसकी वजह से आपके मुल्क में खुशहाली आनी चाहिए, लेकिन आज हम जिन हालात में खड़े हुए हैं उसमें हम बात ये कर रहे हैं कि क्या आज से 4 हफ्ते या 5 हफ्ते के बाद पाकिस्तान कोई चीज मुल्क से बाहर से दरामद कर सकता है क्योंकि हमारे पास डॉलर्स खत्म हो जाएंगे। तो ये ग्रोथ वो है जिसकी जो फंडिंग की है वो पाकिस्तानियों ने कम
और गैर आपकी इंपोर्ट्स की वजह से ये ग्रोथ बढ़ी है, सॉरी आपकी ग्रोथ आई है, और आपकी कंजम्पशन की वजह से ये ग्रोथ आई है। पाकिस्तान का जो इकोनॉमी का मॉडल है वो चीन की तरह नहीं है, वो बांग्लादेश की तरह नहीं है, वो सिंगापुर की तरह नहीं है, वो इवन भारत की तरह नहीं है। हमारा मॉडल ये है कि हम बाहर से जो चीजें आती हैं उसको कंज्यूम करते हैं, लेकिन उसको जब वो चीजें हम जो बाहर से मंगवाते हैं उसको अदा करने के लिए फिर हमारे पास पैसे खत्म हो जाते हैं, और यही एग्जैक्टली हम इस वक्त सूरत हाल में खड़े हुए हैं। इमरान खान साहब का जैसे फरमाया कि उन्होंने कल कहा बिल्कुल 6% ग्रोथ है, कोई शक नहीं कि रेमिटेंसेस बहुत अच्छी हो रही हैं, कोई शक नहीं कि एक्सपोर्ट्स हैं वो इस साल बड़ी हैं, लेकिन 2-3 चीजों को देखने की बड़ी जरूरत है। आपकी जो इस वक्त एक्सपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी का हजम है वो उसके तकरीबन 8% के बराबर है। दुनिया में ये जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज में रेशियो इससे कहीं ज्यादा है। दूसरा इसके अंदर ये है कि आपके जो इंपोर्ट्स हैं वो आज भी आपकी इकोनॉमी के 20% के बराबर है। तो ये जो गैप आ जाता है ना बीच में, ये गैप ही सारी प्रॉब्लम है। यहाँ से आके मार खाते हैं, उसका फिर नतीजा क्या निकलता है? डॉलर्स होते नहीं है, आपके रुपए के ऊपर प्रेशर आता है। इमरान खान साहब ने फरमाया जी कि जी मैंने 55 रुपए फी लीटर इजाफा किया पेट्रोल की कीमत ने, इन्होंने आते ही 60 रुपए कर दिया। तो ये जो 60 रुपए है इसका अगर आपने किसी को इसको जिम्मेदार ठहराना तो ये इमरान खान साहब ज्यादा है। इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस बढ़े वो बिल्कुल उसका भी एक फैक्टर है। आपका रुपया जो है पाकिस्तानी, जब ये इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी तो 122 रुपए का आपको $1 मिलता था। जिस दिन खान साहब ने इक़्तिदार छोड़ा उस दिन ये डॉलर 189 रुपए का था। तो ये सारी चीजें ट्रांसलेट हो रही हैं। आपके महीने में का जो आपका मंथली फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आपको 5 रुपए फी यूनिट बिजली के ऊपर आ रहा है। हर 15 दिन के बाद या आप कीमतों पर करते हो या आप सब्सिडी देते हो। तो ये किसका, कौन जिम्मेदार है इस चीज का? हाँ, आज अगर आप 11 अप्रैल की कट ऑफ डेट रखिए, उसके बाद आज आपका रुपया 202 के करीब है। तो ये जो 12-13 रुपए की डिवैल्यूएशन हुई और इसका जो इम्पैक्ट है ये इत्तेहादी जमातें इसकी जिम्मेदार है। अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज शाम को जब मिफ्ता इस्माइल साहब बजट अनाउंस करेंगे तो इस बात पे उनको यकीन नहीं है। मैं आपको भी बता देता हूँ, मुझे नहीं पता 2-4 घंटों में आगे क्या हो जाए, बट अभी भी IMF के साथ मुआहदे से हम बहुत दूर हैं। हमने 3 बड़े मुश्किल फैसले किए हैं जो अभी हमें, मेरा ख्याल वो आसान तरीन फैसले हैं, लेकिन जिसकी वजह से लोगों की कमर टूट गई है। फैसला नंबर 1, आपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 50% इजाफा कर दिया। फैसला नंबर 2, बिजली की कीमतों में नेपरा ने 50% इजाफा कर दिया। फैसला नंबर 3, ऑगरा ने गैस की कीमतों में 40 से 45% इजाफा कर दिया। तो इसके बाद ख्याल ये था कि IMF मुआहदे के करीब हो जाएंगे, लेकिन जो बजट के नंबर्स हैं कि ठीक है आपने ये तो कर दिया, पिछला जो खराबियां थी उसको दूर करने के लिए अगला माली साल है उसमें क्या कर रहे हैं? IMF आपसे ये कह रहा है पाकिस्तान से कि आपकी जो आमदन है उसमें से जो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी आप करते हैं उसको माइनस करके बाकी जो आपके पैसे बचने चाहिए वो इतने होने चाहिए कि आपका जो बजट है वो उसमें तकरीबन वो उसमें सरप्लस होना चाहिए, उसमें इजाफी होना चाहिए। अब पाकिस्तान जो वफाकी हुकूमत है हर साल 4,000 अरब से लेकर 4,500 अरब रुपए का कर्जा लेती है। उसको कहा जा रहा है कि आप अगले माली साल में चाहे नोशनल 200 अरब रुपए का या 300 अरब रुपए का आप हमें एक बजट सरप्लस दें। मुझे ये बताइए कि जब ये नंबर्स आप IMF के साथ लेके बैठते हैं और जब आप इसको इंप्लीमेंट करने जाते हैं, अब अगले साल की हुकूमत का जो बजट ऑलरेडी रिपोर्टेडली हम कट कर रहे हैं ऑलमोस्ट 50%। अच्छा, दूसरी बात साहब आपको कतर कराने के हमारे पास टाइम कम है, मैं चाहूंगी CPAC के हवाले से भी, ऑब्वियसली ये आप ही की रिपोर्ट है, आपने इसको रिपोर्ट किया है कि IMF की जानिब से बार बार ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो जमानतर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको दोबारा से कंसिडर किया जाए। अब ये जो मुतालबा है और पाकिस्तान के लिए CPAC जैसा मंसूबा जो कि हमारी इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर है, उसके अंदर इस तरह की मुदाखलत होना और एक डिमांड किया जाना कि तमाम तर कॉन्ट्रैक्ट्स को दोबारा से कंसिडर किया जाना, कितनी बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है? ये काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है ये भी हुकूमत के लिए। CPAC के ऊपर मैं 2013 से लिख रहा हूँ और शुरू में इसके ऊपर हमारा जब ये PMLN की हुकूमत हम ये कहते थे कि ये जो आपने मुआहदे कर रहे हैं बहुत महंगे तरीन मुआहदे हैं, तो ये आपको आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये हमारी पॉलिसीज ही हैं जिसकी वजह से आपका जो हुकूमत को इस तरह के फिर जो मौके मुहैया करती है IMF को कि वो मुदाखलत करे। अब देखें जब मोहम्मद अली रिपोर्ट आई थी IPPs की, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की, जिसके बाद जो पिछले मुआहदे थे वो हमने उसको रीनिगोशिएट किया माइनस CPAC के जो एनर्जी एग्रीमेंट्स थे। तो अब आपने IMF को मौके फराहम कर दिए 2 वजूहात की वजह से। नंबर 1, जो एग्रीमेंट हुए थे चीन के साथ उसमें हम खुद चूंकि रिपोर्ट करते रहे, हमें पता है कि कुछ चीजें उनको दी गई है, वो एडिशनल दी गई हैं। नंबर 2, जब आप एक पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हो, आप एक ही ऑफिस में सैलरी कट लगता है तो एक का लग जाता है दूसरे का नहीं लगता,
तो ये ऐसी ही बात है। वो कह रहे हैं जी आपने अगर हेयर कट जो है वो 1994 के जो पावर प्लांट्स हैं पॉलिसी के वो और 2002 की पावर पॉलिसी के ऊपर लगा दिया, तो ये वाला हेयर कट फिर ये चाइना के पावर प्लांट्स के ऊपर क्यों नहीं? तो आप इक्विटेबल इसको ट्रीटमेंट दें। तो ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से अब IMF इसके अंदर मुदाखलत कर रहा है। और क्या IMF को मुदाखलत करनी चाहिए? देखें, वो आपका ग्लोबल लैंडर है, उनको पता है कि आपके घर में दाने खत्म हो चुके हैं, वो आपसे हर वो बात बनवाएगा जिसमें वो एक तो उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी होगा और दूसरा अमेरिकन एस्पेक्ट अपनी बात बनवाएगा। इन दी एंड शहबाज 2013 में हुकूमत आई थी PMLN की एंड देन 2022 में आई है हुकूमत PMLN की। उस 2013 में भी जब आई थी, आप चूंकि 2013 का आपने जिक्र किया तो आपको याद ही होगा कि उस वक्त भी स्टेटमेंट्स बिल्कुल ऐसे ही थी। नंबर शायद थोड़े ऊपर नीचे इसलिए होंगे क्योंकि डॉलर की प्राइस फर्क थी, मुश्किलात यही थी। क्या 2013 का पहला बजट जैसा ही 2022 का ये बजट भी PMLN के लिए मुश्किल है, या आज आपको लगता है नहीं ज्यादा चैलेंजिंग सूरत हाल है? क्योंकि उस वक्त मुआहदे महंगे शायद हुए भी इसलिए थे कि सूरत हाल बहुत चैलेंजिंग थी और हुकूमत के लिए बड़ा मसला था उनसे निकलना। तो क्या 2013 का कंपैरिजन 2022 से किया जा सकता है? 2022 की जो सूरत हाल है वो 2013 से काफी ज्यादा खराब है। 2013 में भी 5 जून 2013 को इन्होंने हुकूमत बनाई थी और गालबन 12 या 13 जून को PMLN ने अपना बजट दे दिया था। उस वक्त जो फायदा ये था कि IMF की टीम हुकूमत बनने से पहले पाकिस्तान आ चुकी थी, कुछ इनकी बातचीत हो गई थी, इनिशियल चीजें तय हो गई थी और इन्होंने चीजों का प्रोग्राम रोल आउट हो गया था। जुलाई 2013 में IMF का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। दूसरा फैक्टर उस वक्त ये था कि आपकी जो गैर मुल्की करेंसी की जो जरूरियात थी वो आज के मुकाबले में उस वक्त बहुत कम थी। आज तो हमारा $6.5 अरब का महाना सिर्फ आपका जो है वो इंपोर्ट का बिल होता है। उस वक्त गालबन ये $3.5 या $4 अरब होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, इतना ही कुछ ये फिगर था। अच्छा, आज सूरत हाल ये है कि हमारा IMF जो है, IMF के साथ हमारा ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है। अब IMF आपकी एक एक चीज को परख रहा है, जिसकी वजह से आज जो बजट पेश किया जा रहा है उसको अनाउंस करते वक्त मिफ्ताह इस्माइल जरूर सोच रहे होंगे क्या ये मैं इंप्लीमेंट कर पाऊंगा भी या नहीं, क्योंकि मैंने ये चीजें तय तो कर लिया IMF से। इनको इन जो सियासी हालात हैं पाकिस्तान में जो महंगाई की जो सूरत है उसमें क्या ये बजट इंप्लीमेंट हो सकता है या नहीं, तो आप दोनों उस तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते। एक और जो चीज, उस वक्त जो PMLN की टीम थी उसको लीड कर रहे थे इकोनॉमी की टीम को सागदार साहब, और उनको काफी इख्तियारात थे, उनको डिफेक्टो आपको याद है प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता था उसको। मिफ्ताह इस्माइल साहब को वो सपोर्ट पार्टी से हासिल नहीं है और फिर ये तहरीक जमातों की हुकूमत है, 11 से 12 पार्टीज हैं, सबको खुश करना आसान नहीं है। ठीक है शहबाज, इन दी एंड वन मोर पॉइंट, फिर ये जो स्पीच इमरान खान साहब आके कौम को दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये मुंह बोलता सबूत है कि हमारी पॉलिसीज कितनी अच्छी थी, और फिर दूसरी जानिब उनके अपने इंटीरियर मिनिस्टर और मेन स्ट्रीम मीडिया ये कहते हैं कि इमरान खान बारूदी सुरंगें बिछा के गए इस हुकूमत के लिए, और कल मिफ्ता ने कहा कि वो बारूदी सुरंगें इनफैक्ट अवाम के लिए नहीं रियासत के लिए थी, हमारे लिए नहीं रियासत के लिए थी जो वो बिछा के गए। तो फिर किस तरीके से वो क्लेम कर सकते हैं कि उन्होंने चीज़ें ठीक रखी? क्योंकि IMF कॉम्प्लिकेशंस तो तभी हुई, मुआहदे की जो कुछ अहम शिक्के थी उनको ब्रीच हमने पिछली गवर्नमेंट में किया जिसकी वजह से वो ट्रस्ट डेफिसिट आ गया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो वो कैसे क्लेम कर रहे हैं फिर? ये देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं यही बात कह रहा हूँ कि हमारे जो वोटर्स हैं, हमारे जो सिटीजन हैं, उनको अवेयर होना चाहिए। उनको जो सियासी शख्सियात होती हैं उनका जो कल्ट होता है उससे बाहर निकल के सोचना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे आप PTI को सपोर्ट करते हैं, PMLN को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, आज फ्यूज 210 रुपए का आप डलवा रहे हैं अपने टैग पे। अगर आप खुद कमा रहे, अगर आपके अब्बा जान पे करते हैं तो एक डिफरेंट केस है, ठीक है, फिर आपको नहीं होती तो आप सोचते भी नहीं है, फिर आप बिल्कुल एक अंधे हो के आप एक किसी भी सियासी जमात को या सियासी लीडर को फॉलो कर रहे होते हैं। आज की सूरत हाल का 90% जो जिम्मेदार है वो इमरान खान साहब है, 90%। 10% आप इनको एक डेढ़ माह का जो है आप इनको ब्लेम कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो ये हमारे वोटर्स को सोचना चाहिए कि वो किस हद तक अवेयर है, और ये मैं किसी मखसूस जमात की बात नहीं कर रहा, तमाम सियासी जमातों के वोटर्स को लोगों को अवेयर होना चाहिए इस हवाले से कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं किस तरह से जो भी मामलात हुए। बहुत शुक्रिया शहबाज राना आपका कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग इतना जो बेहतरीन अंदाज में समझाया। ऑब्वियसली आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है बजट को लेकर, और आप किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखें कि आपके लिए कोई अच्छी खबर है इस बजट में, ये हम नहीं कह रहे, हुकूमत भी कह रही है। Saying this with heavy heart. हाँ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब एक बार फिर जिक्र डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब का, जिनका आपको मालूम है कल इंतकाल हो गया था। आज उनकी नमाज जनाजा, आज बरोज़ जुमा है आज, तो बरोज़ जुमा बादज़ नमाज जुमा ऐलान किया गया था रात को उनकी साबिका अहलिया बुशरा साहिबा की तरफ से कि उनकी जो नमाज जनाजा है वो बादज़ नमाज जुमा क्लिफ्टन कराची में अदा की जाएगी। और अब्दुल्ला शाह गाजी में जो उनका आबाई, जहाँ पे उनके वालिदैन दफन है, जो कब्रिस्तान है, वहीं पर उनकी तदफीन होगी और ये उनकी वसीयत भी है। इस वक्त जो उनकी मैयत है वो कहाँ पर मौजूद है और इस वक्त कराची में सूरत हाल क्या है और किस हद तक उनकी जो नमाज जनाजा उसकी तैयारियां मुकम्मल हुई हैं, इसी सारी सूरत हाल पे काशिफ हमारे साथ मौजूद है। काशिफ हुसैन से बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया काशिफ, इस वक्त आप कहाँ पे मौजूद हैं और नमाज जनाजा को लेकर और जो उनकी तदफीन के मामलात को लेकर क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, आमिर लियाकत हुसैन का जो मैयत है जज्द खाकी है वो छिपा सरथाने पर मौजूद है। सदर के इलाके में ये एक रफ़ाई इदारे का सरथाना है। ये रमज़ान छिपा वही साहब हैं जो सब्ज़ लिबास में रमज़ान ट्रांसमिशन में आमिर लियाकत की उस ट्रांसमिशन का हिस्सा होते थे, दिन रात उनके साथ होते थे। आमिर लियाकत ने अपनी ज़िंदगी में रमज़ान छिपा को ये जिम्मेदारी सौंप दी थी कि उनके आखिरी जो सफ़र पर रवानगी है उसके तमाम जो मराइल हैं वो रमज़ान छिपा उसकी निगरानी करेंगे। अब वो ये फ़राइज़ की अंजामदही कल से रमज़ान छिपा कर रहे हैं। उन्हीं के सरखाने के अंदर आमिर लियाकत का जो जज्द खाकी है वो रखा है, जिसके गुस्ल की तैयारियाँ की जा रही हैं। 11 बजे के करीब फ़्लाइट से उनके बेटे अहमद जो है वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान पहुँचेंगे और उनकी मौजूदगी में ही मैयत को गुस्ल दिया जाएगा। वर्षा के साथ उनके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार भी शिरकत करेंगे। उसके बाद यहाँ से उनकी मैयत को बुजुर्ग सूफ़ी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाते में उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा, जहां उनका आबाई एक कब्र में उनके एक वालिदैन भी सुपुर्द खाक हैं। वहीं पर आमिर लियाकत ने अपनी ज़िंदगी में भी अपनी आखिरी आरामगाह बनाने की वसीयत की थी। उस मज़ार के करीब ही उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जिसमें मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात आमिर लियाकत के साथ काम करने वाले, उनके मद्दा, उनके रिश्तेदार और अकारिब शिरकत करेंगे। ठीक है काशिफ, कितने फासले पे है अब्दुल्ला शाह गाजी साहब का जो मज़ार है यहाँ से? वो हमें मालूम है क्लिफ्टन में कहाँ पे, लेकिन आप जिस मकाम पे हैं इस वक्त यहीं पे आमिर लियाकत साहब का जसद खाकी मौजूद है। कितना फासला है यहाँ से और इनको ले जाने के लिए क्या इंतजामात किए गए हैं? और चूंकि उनके वरसा तो अभी तक यहाँ पे उनके बेटे नहीं आए हैं, तो क्या छिपा साहब ही ये सारी जिम्मेदारी सर लिए हुए? नहीं, जब तक उनके साहबजादे यहाँ पर आएंगे वो ही उस गुस्ल के शरीक होंगे। उन्हीं की मौजूदगी में आमिर लियाकत को गुस्ल दिया जाएगा, उनके जज्द खाकी को, और यहाँ से रवाना किया जाएगा। आधे घंटे से 40 मिनट का फासला है यहाँ से उस जगह तक पहुँचने में जहाँ इनकी तदफीन की जाएगी। आज जुमे का रोज़ है तो ज़्यादा कराची में ट्रैफिक नहीं होती, इसकी वजह से कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर अभी से इंतज़ामिया ने इंतजाम शुरू कर दिए हैं, सफाई सुथराई की जा रही है, रास्तों से तजावज़ात और ट्रैफिक को हटाया जा रहा है ताकि जब यहाँ से उनकी मैयत रवाना हो तो किसी किस्म की कोई मुश्किल यहाँ पर पेश ना आ सके। इसके साथ ही उनकी जो रहाइश गाह जहाँ पर इनकी मौत वाक़या हुई वहाँ पर भी काफ़ी इनके मद्दा, इनके चाहने वाले दोस्त, अहबाब पहुँचना शुरू हो गए हैं सुबह से, क्योंकि अब तक इस बात का ऐलान नहीं हो सका था कि ये जो इनकी मैयत है वो किस घर से ये उठाई जाएगी। उमन जो इस तरह का जनाजा है वो किस, जैसे उमर शरीफ का जनाजा उनके घर से गुलशन इकबाल से हुआ था, तो उनके मद्दा हमारे दफातर को भी फ़ोन करके हमसे भी वहाँ आके रुक कर पूछते रहे कि इनकी नमाज जनाजा कहाँ होगी, कहाँ से इनको आखिरी सफ़र पर रवाना किया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों की बड़ी तादाद उसी इनकी रहाइशगाह पर कश्मीर रोड पर जो वाक़ है वहाँ सुबह से पहुँचना शुरू हो चुकी है वहाँ पर, और अपने अफसोस और गम का वहाँ पर लोग आकर। उमर भाई का तो जनाजा काशिफ एज फार आई रिमेंबर उमर शरीफ पार्क में ही हुआ था, जो उनके नाम से मौसूम है, क्लिफ्टन के पास ही आई थिंक, और वो काफ़ी खुली जगह है। तो आमिर लियाकत साहब का जनाजा जिस मकाम पे होना है, अब्दुल्ला शाह गाजी साहब का मज़ार, क्या इतनी जगह है? अगर लोग ज़्यादा होते हैं तो मैनेज हो पाएगा वहाँ पे? जी हाँ, बिल्कुल, वहाँ पर एक वसी और इस पार्किंग है, उसके अलावा भी एक अहाता है। सिक्योरिटी की वजह से उस जो मज़ार का अहाता है उसको काफ़ी कुशादा किया गया है। उसके साथ ही एक सड़क भी है जो कि साहिल समंदर को जाती है, तो वहाँ पर काफ़ी जगह मौजूद है और बड़े पैमाने पर वहाँ पर शुरका नमाज जनाजा में शरीक हो सकते हैं। वहाँ पर भी इंतजाम जारी हैं। रात से वहाँ पर उनकी कब्र और lahad की तैयारी शुरू कर दी गई थी। रात को वहाँ पर मुकम्मल तौर पर कब्र बना ली गई है जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है। और अच्छा काशिफ, ये भी बताइएगा, ऑब्वियसली कल हमने देखा था कि उनकी बेटी की जानिब से आमिर लियाकत साहब की जो पोस्टमार्टम है उससे इनकार कर दिया गया था, ताकि बज़ाहिर तौर पर फ़िलहाल तो उनकी मौत की जो वजह है वो मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस थी सोशल मीडिया के ऊपर। तो क्या इस हवाले से अपडेट है? मौत की वजूहात जो है वो पता चली हैं कि किस वजह से मौत वाक़या हुई, और जो पोस्टमार्टम से इनकार हुआ ऑब्वियसली उस हवाले से भी?
देखिए, पोस्टमार्टम से इनकार की बुनियादी वजह तो यही थी कि उनके लवाहिकीन नहीं चाहते थे कि उनकी मौत के बाद उनके जस्द खाकी के साथ छेड़छाड़ की जाए। उसकी ऑटोप्सी होती है तो अंदरूनी अज़ा निकाले जाते हैं, उसके टिश्यूज़ निकाले जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इस अपने प्यारे को वो ये समझते हैं कि एक अजियत पहुंच रही है या खुद उनको तकलीफ पहुंचती है ये सुनकर और ये देख करके उनका प्यारा जो इस जहाने फ़ानी से कूच कर गया, अब उसको नश्तर चुभाए जा रहे हैं, उसके आज़ा निकाले जा रहे हैं। एक वजह ये भी हो सकती है। दूसरी वजह ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म की क्यास आराइयाँ जारी हैं, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया के ऊपर लोग अपने तौर पर तबसरे कर रहे हैं, वजूहात का तयन कर रहे हैं। तो उनके अहले खाना ये भी शायद नहीं चाहते कि किसी किस्म की कोई ऐसी वजह जो है वो सामने आए या वो झूठ अफवाह के तौर पे फैल जाए जिससे उनकी इज्जत को और ज़्यादा नुकसान पहुंचे। वो साख जो आमिर लियाकत ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी इल्मी सलाहियतों के ज़रिए जो मकाम और कामयाबियाँ उन्होंने हासिल की, उनके लवाहिकीन ये चाहते हैं कि वो मकाम अब ज़्यादा। काशिफ, मुख्तसरन ये चूँकि डॉक्टर साहब मजहबी प्रोग्राम्स करते रहे मुख्तलिफ चैनल से और हमारे एक्सप्रेस टीवी से भी बहुत अरसे तक उन्होंने मजहबी प्रोग्राम किए, इत्तला मिली है कि उनकी नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा, कुछ पता चला? जी, अब तक कोई इस बात का फैसला नहीं हुआ है कि हतमी तौर पर नमाज जनाजा कौन अदा करेगा। उनके जो साहबजादे यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद ही वो इस बात का ऐलान करेंगे कि कौन सी रूहानी या दीनी शख्सियत जो है उनके नमाज जनाजा अदा करेगी। तमाम ही मकातब फ़िक्र के जो उलमा कराम हैं वो उनसे अकीदत और एहतराम रखते थे और उनसे मोहब्बत रखते थे। वो अपने प्रोग्रामों के अंदर भी उन उलमा कराम से जो कि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे उनसे खुसूसी उनसियत और एहतराम का इजहार करते थे। इस वक्त तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा उनकी भी ख्वाहिश है कि ये सादत वो हासिल करें, लेकिन हतमी फैसला उनके साहबजादे करेंगे कि कौन उनकी नमाज जनाजा अदा आपसे जानते रहेंगे। अफसोस है कराची के लिए, कराची की मशहूर शख्सियत, काशिफ आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। बहुत मशहूर शख्सियत कराची के, मेंबर नेशनल असेंबली भी थे यहाँ से LA 245 से, और उसके साथ साथ एक मीडिया पर्सनैलिटी तो थे ही। उनके लिए हमारी दुआएं हैं, अल्लाह उनको ग़रीक़ रहमत करे और उन पर बात हम करते रहेंगे। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हासिल। टू एक्सप्रेसो सिंस इट्स वीकेंड, और वीकेंड पे हमारे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे एक बहुत ही ज़बरदस्त शो आता है, टाइम आउट विद एहसन खान। और इस हफ्ते उनके जो मेहमान हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उमैर राना और नादिया अफगन मेहमान बने। कुछ गुफ्तगू है मज़ेदार सी, कुछ इसके टीज़र आपको दिखाते हैं टाइम आउट विद एहसन खान के। थिएटर भी किया है और टीवी भी किया है और मीडियम्स भी, सब कुछ ना कुछ चलता रहा है। व्हाट डू यू फील के जिसमें बहुत ज्यादा मार्जिन है या बहुत फीडबैक है, बड़ा मजा आता है करने का? Of course. Honestly? Of course. क्यों? There is no question about it. वजह? I don't know, you just get this rush and it is like आपको जब पर्दा खुलता है और उसके बाद you are there, you're on stage, you know, you control the audience, you know. Really, Umair? उनको ऐसा ही? It is amazing. Absolutely. It is so much energy. And आपको पता है कि ये इतनी देर के बाद, और ये अब 3 एक्ट्स जो है आपके हैं, ये अगले स्टेज आपका है, कोई डायरेक्टर कट नहीं करेगा, रीटेक नहीं करेगा, एडिट कुछ नहीं करेगा, इंस्टेंट रिएक्शन मिलेगा, एवरीथिंग। जब मैं डायलॉग बोलने ही लगती हूँ तो, जब मैं डायलॉग बोलने ही लगती हूँ तो जस्ट फिल इन द ब्लैंक। ओके, हाँ, जब नादिया डायलॉग बोलने ही लगती है तो DOP कहता है कि नहीं, 1 सेकेंड। क्यों? किसी DOP के बाप की जरूरत नहीं है कि मेरा सीन कटवा। बस कुछ नहीं है, बस जब मैं सीन बोलने लगती हूँ तो बस बोल देती हूँ, दुनिया चुप रहती है, बेशक कैमरा रोल ना हो रहा हो। हाँ, नहीं डायरेक्टर बोले ना, बाकी सब क्यों बोल रहे हैं? जब कोई मुझे लड़की बहुत अच्छी लगती है, मुझे ना, हाँ ना, अच्छा अच्छी लगती है, लेकिन मुझे, अच्छा मुझे तो मेरा रिएक्शन ये होता है, यूं पता लग जाता कि लड़की अच्छी लग रही है। बहुत ज्यादा अंग्रेजी बोलता है। मुश्किल वाले इंग्लिश बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। जवाब इतना अच्छा है, मुश्किल लफ्ज निकालता है, लड़की बोले यार क्या, बड़े बड़े लफ्ज, क्या इंसिडेंशियल, देखिए जवाद अहमद की वीडियो जब की तो उसमें कोई मॉडल भाग गई थी
और गरीब सिंगर कहकर आपको फ्री मॉडलिंग करवाई थी। ज़ारा अकबर थी, वो चली गई थी। जवाद बशीर ने मुझे कहा कि प्लीज ना दो, आगे कर दो। मैं गई, मैंने गाना सुना, मैंने कहा बहुत बकवास गाना है। नहीं, मुझे अंदाजा नहीं था। कौन सा गाना था? वो कहती है सुपर हिट गाना। हाँ नहीं, मुझे नहीं पहले समझ में आई ना, ऐसी मैं क्लास में से उठ के चली गई। उसके बाद क्या हुआ, क्या फिर जब मैंने वो किया और जब वो शूट हुआ तो बड़ा मजा आया और मुफ्त किया था मैंने भी। और सरमद वाज डूइंग द स्टाइलिंग एंड मेकअप ऑन दैट। अच्छा, सरमद हैज बीन डूइंग दैट टू, आई डिडंट नो। हाँ, और असिस्ट भी कर रहा था जवाद बशीर को, और उसके बाद वो ओवरनाइट हिट हो गया। And I loved it and I love it still. तो गाना अभी तक अगर चले तो वो एक मशहूर गाना। सारे यूं करना शुरू होते है ना? हाँ। मेरे राना तो मुझे पसंद ही है, लेकिन मैं नादिया अफगान की भी फैन हो गई हूँ। क्या मजेदार, क्या खरी बातें सुना रही हैं। मजा आ गया मुझे साहब। और ये कल रात 9 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे आपको देखने को मिलेगा। हमारा शो है एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का टाइम आउट विद एहसन खान, और इसके कुछ टीजर्स आपने देखे। अभी हमने ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। और दूसरे हिस्से में सिंस इट्स लास्ट शो फॉर दिस वीक, फ्लैग्स आपको दिखाते हैं। और फ्लैग्स में इटली के कौमी दिन के हवाले से पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक बहुत ज़बरदस्त रंगारंग तकरीब हुई, जिसमें मुख्तलिफ बड़े ज़बरदस्त मेहमान भी शरीक हुए। सना हमायूं वहाँ पे गई, उन्होंने ये अहवाल देखा भी और आपको दिखाने के लिए रिकॉर्ड भी किया। सो देखते हैं आज का फ्लैग्स। दिस इज सना हुमायूं एंड वेलकम टू फ्लैग्स। और आज मैं मौजूद हूँ एक खूबसूरत इवेंट में जो सजाया गया है एम्बेसी ऑफ इटली की जानिब से, क्योंकि आज है 76th एनिवर्सरी ऑफ इटली। तो रहिएगा मेरे साथ ये जानने के लिए कि आज के इस इवेंट में क्या क्या होने वाला है। And right now I am with Nepali ambassador and it's a beautiful event. Let me see. ये तकरीब बहुत अच्छी चल रही है। मैं इस वक्त नेपाल के सफ़ीर के साथ मौजूद हूँ। जनाब सफ़ीर, आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। यहाँ सब लोग बहुत खुश हैं। आपको ये तकरीब कैसी लगी? Beautiful smiles. What do you have to say about this beautiful occasion? Oh, this is a special occasion that the Italian ambassador invited all of us. ये बहुत ही खास मौका है जिसमें इटालियन सफीर ने हमें दावत दी है। मैं इस खास दिन की मुनासबत से इटली के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। Congratulations on their national day. Fantastic. And as COVID-19 has gone, कोरोना के ख़त्म होने के बाद क्या मैं उम्मीद रखूं कि नेपाली सिफारत खाना भी इस किस्म की तकरीबात सजाएगा? occasions or celebrations celebrating in here? Yeah, of course. The last 2 years was very. जी बिल्कुल, पिछले कुछ साल हम सब के लिए काफ़ी मुश्किल थे। हम भी मुस्तकबिल करीब में ऐसी तकरीबात होस्ट करेंगे। Fantastic. Right now I am with Portugal ambassador and his lovely spouse. इस वक्त मैं पुर्तगाली सफ़ीर और उनकी अहलिया के साथ मौजूद हूँ। आप दोनों को साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं मारियाना आपसे बात का आगाज करूँगी। आपको इटली की इस तकरीब में आकर कैसा लगा? People on this beautiful event. Thank you so much, Sana. It's really an amazing evening. बहुत शुक्रिया। ये तकरीब बहुत शानदार है। इटली के कौमी दिन पर हम भी बहुत खुश हैं। मेरे ख्याल में कोरोना के बाद ये पहला मौका है कि हम इस तरह की तकरीब में शरीक हुए हैं। मैं इटली के तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। इटली और पुर्तगाल के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। कौमी दिन मुबारक हो। So, Your Excellency, what जनाब सफ़ीर, आप इस तकरीब में शरीक होकर कैसा महसूस कर रहे हैं? I would like to congratulate the people of Italy. मैं इटली के तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इटली बहुत खूबसूरत मुल्क है। इटली और पुर्तगाल में बहुत मुमासलत है। हमारे लोग और हमारी सकाफत एक दूसरे के बेहद करीब हैं। हमें इस तकरीब में आकर बहुत खुशी हो रही है। यहाँ हमारे और भी दोस्त आए हुए हैं। किसी भी मुल्क के लिए कौमी दिन किसी एजाज से कम नहीं। इस काविश पर इटालियन सफीर मुबारकबाद के हकदार हैं। Very important for our countries to celebrate the national days, and all the best to the people of Italy and to the colleagues here in Islamabad. Looking forward to have a wonderful event and enjoy your evening. Thank you, sir.
इस वक्त मैं पोलैंड के सफीर के हमरा मौजूद हूँ। आपको दोबारा देखकर, आपसे दोबारा मिलकर बेहद खुशी हुई। दोबारा से नॉर्मल रूटीन में आना और लोगों से मिलना, ये बहुत खुशी की बात है। मुझे ये बताएं, आपको ये तकरीब कैसी लगी? इटली पोलैंड का बहुत करीबी दोस्त है। इटली और पोलैंड नेटो और यूरोपीय यूनियन में इत्तेहादी हैं। इटली के साथ हमारे तिजारती ताल्लुकात भी खुशगवार हैं। हम दोनों मुल्कों की तारीख भी सदियों पुरानी है। इन सब वजूहात की बिना पर आज का दिन मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। इटली और पोलैंड पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। हम दोनों मुल्क ही पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद खुशगवार बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इसी तरह अमन कायम रहे। Have the peace in the whole region. So it's been also great cooperation between our countries here in Islamabad. Fantastic. And right now I am with Swiss ambassador who is as delightful as the brightest face here in the evening. जनाब सफीर, एक तवील अरसे के बाद आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। Thank you. For me also it's a great pleasure, you know, attending the Italian बहुत शुक्रिया। इटली के कौमी दिन के मौके पर इस तकरीब में शिरकत करना मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं। Nice time, as you may know. स्विट्जरलैंड और इटली पड़ोसी मुल्क हैं। इटली की जुबान स्विट्जरलैंड में कौमी जुबान के तौर पर इस्तेमाल होती है। मुझे इटालियन इतनी अच्छी तो नहीं आती, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। Speak it very well myself, but I understand and I feel also at home tonight. Thank you. Oh, fantastic. So, do you have anything? इस दिन के मौके पर आप इटली के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? I say buonasera. Arrivederci. Okay. Goodbye. Okay. Thank you so much. Enjoy your evening. Thank you. And right now I am with Austrian ambassador who is. इस वक्त मैं ऑस्ट्रिया के सफीर के साथ मौजूद हूँ। जनाब सफीर, आपसे मिलकर बेहद खुशी Your हुई। Excellency, it's pleasure having you tonight. Yeah, Italy is always with Austrians love Italy like Italians love Austria. ऑस्ट्रियन लोग इटालियन लोगों के बहुत करीब हैं। ऑस्ट्रिया से बेशुमार लोग इटली सयाहत के गर्ज से जाते हैं। इटली का खाना हमें बहुत पसंद है। इटालियन लोगों का लाइफस्टाइल देखकर हम बहुत मुतासिर हैं। ये तकरीब मुझे बहुत अच्छी लगी है। Italiana, I think that's a very nice occasion to celebrate the Italian art of living. और अभी मैं मौजूद हूँ आंद्रियास फरारेज़े के साथ। मैं इस वक्त मैन ऑफ द मोमेंट इटालियन सफीर के साथ मौजूद हूँ। जनाब सफीर, मैं 76वें कौमी दिन के मौके पर इटली और इटालियन लोगों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आज आप कैसा महसूस कर रही हैं? As for the Italian people, as for Pakistanis, congratulate. And what are your feelings towards this beautiful event? After 2 years, the most immediate feeling is that I am amongst friends. 2 सालों से हमने ऐसी तकरीबात को बहुत मिस किया और मैंने अपने उन दोस्तों को बहुत मिस किया। पाकिस्तान और इटली 70 साल से दोस्त हैं और हर गुजरते दिन के साथ ये दोस्ती और मजबूत होती जा रही है। So we feel, you see, we are like the same. हम सब एक जैसे लोग हैं। आज जो भी इस तकरीब में शरीक हुआ है, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल यहाँ इससे ज्यादा लोग होंगे। इस खास दिन के मौके पर आप इटली की अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? Love your country, love your country, love your country. Right now I'm with the lovely spouse of मैं इस वक्त इटालियन सफीर की अहलिया के साथ मौजूद हूँ। आप तो बहुत प्यारी दिख रही हैं। The brightest evening. Thank you so much. Thank you so much for being here with us. इस तकरीब में शिरकत पर मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। 2 साल बाद हम आज पाकिस्तान में अपना कौमी दिन मनाने पर बहुत खुश हैं। इस तकरीब के जरिए हम इटालियन खाने और इटली के बारे में मुख्तलिफ मालूमात लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। Lots of information about Italy in these huge screens about our beautiful country. So lovely having you. Same here. And इटली के लोग जो हजारों मील दूर से आपको यहाँ देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? Away from here. Buona festa della Repubblica.
So congratulations. मैं सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगी, ये दिन हमारे लिए बहुत ख़ास है। Definitely, and you're looking so lovely. Thank you so much. Thank you. You're welcome. Enjoy your evening. Thank you. See you around. Right now, I am with Ambassador of. इस वक्त मैं चेक रिपब्लिक के सफीर के साथ मौजूद हूँ और वो उतने ही पुरजोश नजर आ रहे हैं जितनी पुरजोश आज की ये तकरीब है। आपसे दोबारा मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। After a long time. Yeah, that's right, and it's a great pleasure to have the Italian. बिल्कुल, इतने सालों बाद इटालियन सिफारत खाने की किसी तकरीब में शिरकत करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं यहाँ 2019 में आया था, इसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के बाद मैं पहली दफ़ा किसी इटालियन तकरीब में शरीक हुआ हूँ। ये तकरीब मुझे बहुत अच्छी लगी है। Okay, Irina, it's lovely seeing you एरिना, every time. आप इस तकरीब के बारे में क्या कहना What do you चाहेंगे? have to say about this beautiful evening? I enjoyed very much. मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पुराना वक्त वापस आ गया हो। यहाँ लोगों से मिलकर अच्छा महसूस कर रही हूँ। हमें यहाँ 3 साल हो गए हैं, अब हमारे यहाँ काफ़ी दोस्त बन चुके हैं, इनसे मिलकर अच्छा लगता है। Almost 3 years, and we know many people, so it's always nice to chat and. I hope कि आज का एपिसोड आपने एंजॉय किया होगा। I enjoyed the pasta tonight a lot. And फ्लैग्स में अब तक के लिए इतना ही। होगी आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बारी हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें आज माहिर नफ्सियात मेरी परवेज़ और वकार अहमद मलिक बात कर रहे हैं सीखने का जो अमल होता है उसका उम्र के तवील होने से क्या ताल्लुक है। तो इस पर बात हो रही है मेरी परवेज़ और वकार अहमद मलिक। ओवर टू यू गाइस। जी गाइस, बहुत शुक्रिया अरमला और इमरान। उम्र का क्या रोल है आपकी लर्निंग के अंदर? हम किस उम्र तक सीख सकते हैं और कोई एज लिमिट भी होती है इस चीज़ की? हम अक्सर जब कहीं एडमिशन ले रहे होते हैं तो एक एज लिमिट होती है, आप ग्रेड 1 के अंदर इस उम्र का बच्चा होगा और ग्रेड 3 के अंदर इस उम्र का बच्चा होगा, और मे बी अगर आप सर्टन एज लिमिट पे पहुंच जाते हैं तो शायद आप एक्सपायर हो गए और इसके बाद शायद आपको कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी जो है वो एडमिशन नहीं दे सकती है। लेकिन क्या लर्निंग सिर्फ यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज की डिग्री तक महदूद है, और हम अपनी जो लर्निंग है उसको कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लर्निंग को, क्योंकि हम जब लर्निंग की बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक हमारी सोच जो है वहाँ तक महदूद रह जाती है। तो हमें ये नहीं लगता कि हम जिंदगी के अंदर लर्निंग को कहाँ तक लेकर जा सकते हैं। हम अक्सर अपने बुजुर्गों से ये सुनते हैं कि अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, अब हम कुछ नया नहीं सीख सकते। चाहे वो गाड़ी चलाना सीखना हो, चाहे वो कोई नया स्किल सीखना हो, उनको लगता है कि एक एज लिमिट है उस चीज़ के लिए। मतलब देखिए, वो तो जो आपने कहा ना कि स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में फिर आपको एडमिशन नहीं मिला, तो वो रियासती वसाइल का मामला है, वो तो एक अलग चीज़ है, उन्होंने अपने उसके लिए रखा हुआ है। ताकि जहाँ तक लर्निंग का मामला है, जितनी अरसा आप लर्न करते रहते हैं आप उतनी लंबी उम्र पाते हैं, ये तो स्टडीज़ कुछ बताती है। लेकिन जो लर्निंग का कुछ चीज़ें ऐसी हैं, स्पोर्ट्स है, जिस तरह म्यूज़िक है, जैसे लैंग्वेज है, जैसे इसको हम किसी हद तक एज से रिलेटेड इस हवाले से कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी की किसी उम्र में ज़ुबान कोई नई नहीं सीख सकते या म्यूज़िक नहीं सीख सकते या स्पोर्ट्स नहीं सीख सकते। लेकिन एक्चुअली इसकी कुछ इसकी रेलेवेंसी या इसकी कोरिलेशनिंग एज के साथ इस तरह निकलती है कि अगर आपने बहुत प्रिसीजन, या जिसको कहते हैं ना आप बहुत एक्सपर्ट होना है किसी चीज़ में, तो वो शायद उसके लिए बड़ी बेस्ट एज है टीन एज जो है, या बचपन 20 से नीचे तक। अगर आपने म्यूज़िक या स्पोर्ट्स या उसमें, अब देखें ना स्पोर्ट्स में आपने बहुत ही कोई आला काम भी करना, 50 के बाद फिजिकली भी आपके लिए पॉसिबल नहीं ना होता। लेकिन अदरवाइज यानी ये बिल्कुल भी नहीं है कि म्यूज़िक जो है वो आपने पियानो बजाना सीखना है या कुछ भी सीखना है तो वो आप 50 के बाद भी कर सकते हैं। बहुत सारी जो अच्छी ममालिक हैं जहाँ पे अच्छी तालीम है, तो उनमें हमें एक चीज़ ये भी नज़र आती है कि जब 60 की एज को वो पहुँचते हैं या रिटायरमेंट की एज को वो पहुँचते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं कि अब अपने शौक पूरे करेंगे। और वो शौक मोस्टली लर्निंग से मुतल्लिका होते हैं, क्योंकि टूरिज्म भी बड़ा लर्निंग है। अगर वो टूर पे निकल पड़ते हैं तो वो भी लर्निंग है, आपको हैंडीक्राफ्ट सीखते हैं वो भी लर्निंग है। और हर वो चीज़ जो कि इम्प्लिसिट लर्निंग जिसको कहते हैं, यानी जो रिपीटेटिव कोई ऐसी चीज़ जो आपको बार बार करने से, मतलब आपने पियानो बजाना है या आपने गिटार सीखना है, तो वो बार बार जिसमें मश्क की ज़रूरत होती है, तो थोड़ा सा वो मश्क हो सकता है कि थोड़ा
ज़्यादा टाइम ले लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। और एरिस्टोटल की जो बात है ना, इसके वाले से जो वो वैक्स टैबलेट की बात करता है, या जिसको कहते हैं कि मोम की कोई ऐसी चीज़ जो कि जब आप पैदा होते हैं तो उससे 20 साल तक वो जो मोम है वो बहुत नरम होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो हार्ड होती जाती है। तो इसको किसी हद तक हम कह सकते हैं, जो एरिस्टोटल ने ये बात की है काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जो कि फिर आपको इफेक्ट करती है। लेकिन हमने एक और जो कोरिलेशनिंग जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ देखा है, मसलन अल्जाइमर से लेके बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि बाकायदा इस बात से कोरिलेट कर रहे हैं कि जब आप लर्न करते चले जाएं तो ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक आपसे दूर रहेंगी। बिल्कुल, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, बहुत सी ऐसी साइकोलॉजिकल और इसके अलावा जो आपके दिमाग को स्लो करने वाली जो डिसऑर्डर्स हैं वो हम उनसे प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप। और मुझे लगता है कि जब आप ये चीज़ों के नाम ले रहे थे, हम लोग सोचते हैं कि स्पोर्ट का मतलब ये है कि आपने फिजिकली एक्टिव होना है। हम लोगों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्योंकि हॉबीज़ और वो सारी जो चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं हम उनसे क्योंकि इतना दूर हैं, चाहे वो इंडोर हैं चाहे वो आउटडोर हैं, कि हमारी सोच वहीं तक रह जाती है कि अच्छा स्पोर्ट का मतलब ये है कि मैंने बास्केटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है और अब मैं फिजिकली जो है वो वीक हूँ और इस वजह से वो नहीं कर सकता। अल्जाइमर्स की जैसे आपने बात की, तो जैसे वो कहते हैं कि पजल्स, मैथ, इक्वेशंस को सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बातें करना, क्रिटिकल एनालिसिस, ये सारी वो एक्टिविटीज हैं जिसके अंदर आपको कोई जिसके अंदर कोई आपको फिजिकली एक्टिव होने की जरूरत नहीं है। जो फिजिकली वाली बात भी की है ना, तो वो इस हवाले से किया है कि अगर कोई प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहे, स्पोर्ट्स को अगर आपने प्रोफेशन अडॉप्ट करना है तो आपका आप 50 की एज में एक जो टीनेजर है या 20 की जो ब्रैकेट में है, वो जो इंटरनेशनल खेल रहा है, तो आप ऑफकोर्स वो तो नहीं खेल सकते, लेकिन अपनी एज ब्रैकेट के साथ अपनी एज में आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने वो न्यूज़ देखी थी कपल ऑफ इयर्स अगो, देवर 2 खवातीन थी जिन्होंने आर्चरी जो थी वो सीखी और दे वर इन देयर लेट 60s एंड 70s और उन्होंने सीखी और फिर उनको नेशनल अवार्ड्स भी मिले उसके ऊपर। इट वाज ऑब्वियसली इट वाज नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, आई सेड ऑब्वियसली, लेकिन इट वाज नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, अनदर कंट्री। देखिए ना, अब रिएक्शन टाइम एक चीज़ है, यानी किसी चीज़ को मैं रिएक्ट कैसे करता हूँ। मैं टेबल टेनिस खेल रहा हूँ तो मेरा जो रिएक्शन टाइम है बॉल के हवाले से वो कम होगा ऑफकोर्स, बनिस्बतन वो रिएक्शन टाइम उसका बहुत क्विक होगा जो कि टीनेजर है या 20th में। मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने एज फेलोज के साथ खेलूंगा ना, तो मैं अपने उस रिएक्शन टाइम को बेहतर से बेहतर करते चला जाऊंगा। कोई भी स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, तो उसी वाले से अपने रिएक्शन टाइम को बेहतर से बेहतर करते चला जाऊंगा। वो अगर चीज जो कि लैंग्वेज या म्यूजिक जो टीन एज में हो सकता है कि 1 महीने में एक्सपर्टी के लेवल पे पहुंचता हूँ, या अब मुझे हो सकता है 2 महीने या 3 महीने लग जाए, तो इट डजंट मैटर। अलबत्ता अगर एक चीज श्योरिटी दे रही है कि इससे मेरी मेंटल हेल्थ का डायरेक्टली ताल्लुक है, मैंने लर्निंग छोड़ दी, मैं गया फिजिकली भी गया, टोटल आपकी, क्योंकि वो अफेक्ट करती है आपकी फिजिकल हेल्थ को, तो फिजिकली भी गया, मेंटली भी गया। और 60 में हमारे यहाँ जो लोग होते हैं वो समझते हैं कि बस ऑल इज ओवर, खत्म हो गया, अब तो रिटायरमेंट हो गया, अब बस बनने की तैयारी करनी है। वो 40 साल के हो गए, तो बूढ़े हो गए। एग्जैक्टली, 60 में तो आप हर वो चीज़ जो आपने 50-60 से पहले ख्वाब देखा था कि कोई म्यूजिक सीखने का या कोई भी लैंग्वेज सीखने का या कुछ भी, तो करें। दुनिया के बेस्ट कोचेस, दुनिया के बेस्ट ट्रेनर्स जो हैं वो आपको ये बताते हैं कि जब कोई एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, जहां पर आपको लगे कि अब आपकी बस हो गई है तो रुके नहीं, स्लो डाउन हो जाएं। उसी तरीके से लर्निंग का भी प्रोसेस है कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी एक सर्टेन उम्र पहुंच गई जहां पर आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते जितना आप पहले कर पाते थे, तो अपने आप को एज का कंपैरिजन करने के बजाय अपने फेलोज जो आपकी एज फेलोज हैं उनके साथ कंपैरिजन करते हुए आई थिंक कि वो एक बेहतर तरीका होगा, बेहतर अप्रोच होगी कि अब आप स्लो डाउन जरूर हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को साइकोलॉजिकली भी इतना रिजिड कर ले कि अब क्योंकि बॉडी की मूवमेंट उतनी फास्ट नहीं है तो मैं अपनी मेंटल मूवमेंट जो है उसको भी वहीं पर हॉल्ट कर दूं। इस तरह के बहुत से और टॉपिक्स और बहुत सी और अच्छी और इंटरेस्टिंग बातें नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन में आपके साथ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
वेलकम बैक क्रिस्टस। और अब जिक्र करते हैं कुछ क्रिकेट का। थैंक्स गॉड वैसे क्रिकेट इज बैक। हमें एक टॉपिक मिल जाता है और थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं क्रिकेट की बात करके। आज पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज जो तीन एक रोज़ा मैचों की जो सीरीज खेली जा रही है उसमें पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। उसके सिलसिले का आज दूसरा वनडे खेला जा रहा है। एसबी से शदीद गर्मी मुल्तान की, दोनों टीमों के जो प्रैक्टिस सेशंस हैं उनको मनसूख कर दिया गया इस वजह से। और पहले वनडे में भी मौसम शदीद गर्म था, आपको मालूम है। और इस सख्त मौसम में जो मैच खेला गया था वो मैच भी बड़ा सख्त था और पाकिस्तान ने इसको 5 विकेटों से जीत लिया था। बिल्कुल। और शदीद गर्मी की जहां हम बात करें तो अंपायर अलीम डार की तबीयत भी नासाज हुई थी और इस सख्त मौसम के बावजूद शायकीन क्रिकेट मैचेस को एंजॉय करें क्योंकि वो एसी में बैठ के करते हैं। दूसरी जानिब अच्छी खबर यह है कि जी फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन का जो एक्शन है उसे कानूनी करार दे दिया गया है। अब उन्हें बॉलिंग की इजाजत भी मिल गई है और फास्ट बॉलर कौमी टीम के लिए दस्तयाब होंगे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ नन अदर देन इकबाल बेग मौजूद है। मेरे साहब गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच। पहले मैच में तो आपसे बात नहीं हुई, हम जरा पहले मैच से शुरू करते हैं और गर्म मौसम से शुरू करते हैं। मुल्तान की गर्मी और फिर मैचेस और इस तरह की सूरत हाल किस तरह से आप कमेंट करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया अरमला, आपको और इमरान दोनों को सुबह खैर। गर्मी तो है, इसमें कोई शक नहीं। और क्योंकि ये आईसीसी की वर्ल्ड सुपर लीग का हिस्सा है और इसके पॉइंट्स काउंट होते हैं। अगर पाकिस्तान एक मैच जीता तो 10 पॉइंट्स काउंट हुए पाकिस्तान के, तो ये इम्पोर्टेंट भी थे क्योंकि अगले बरस वर्ल्ड कप हो रहा है भारत में। लेकिन इस गर्मी में और मुल्तान का इंतखाब शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मजबूरी थी अरमला, क्योंकि लाहौर और कराची की पिचेस जो हैं वो तैयार हो रही हैं, वो खुद ही हुई थी। वरना कराची में निस्बतन मौसम दीगर शहरों के बरक्स खुद कुछ बेहतर है एज कम्पेयर टू लाहौर और मुल्तान, तो ये हो सकते थे लेकिन नहीं हुए। रावलपिंडी से उन्होंने शिफ्ट कर दिया। मैं समझता हूँ इस गर्मी में हैट्स ऑफ टू प्लेयर्स एंड अंपायर। जिस तरह आपने जिक्र किया अंपायर अलीम डार का, ऐसा मैंने बहुत कम देखा है। हालांकि लास्ट ईयर इमरान अबू धाबी में भी हुई थी PSL, उसमें भी गर्मी थी लेकिन इतनी गर्मी नहीं थी जितनी गर्मी के यहाँ पर है। और पंखे भी लगाए हुए हैं बाउंड्री लाइन के इर्द गिर्द, बहुत सारी चीजें। लेकिन हैट्स ऑफ टू बोथ द टीम्स, हैट्स ऑफ टू अंपायर्स के वो किस तरह से कंडक्ट कर रहे हैं। मजबूरी थी ये, इसके बाद कोई विंडो नहीं थी पाकिस्तान के लिए और वेस्ट इंडीज के लिए, इसलिए ये सीरीज कराई जा रही है। अच्छा चलें, ये तो हम थोड़ा सा प्लेयर्स का भी कर ही रहे हैं, लेकिन क्रिकेट है, इट्स गेम ऑफ क्रिकेट। प्लेयर्स को थोड़ा टफ टाइम लेना पड़ रहा है। 2 ही मैचेस हैं तो 305 रन पाकिस्तान के बॉलर्स ने बनवा दिए पहले मैच के अंदर, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आई होप आप भी नहीं कर रहे होंगे। विकेट को आपने कैसा पाया मेरे साहब? और दूसरा, शाहीन शाह अफरीदी समेत हारिस रऊफ समेत सारे बॉलर्स को अच्छी खासी कुट लगी और सभी जो है ना वो समझे 7 की औसत से 6+ की औसत से सबको रन पड़े। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए इमरान, एक तो मसला ये कि गर्मी बहुत ज्यादा थी और इस शदीद गर्मी में स्पाइक्स पहनकर फास्ट बॉलर्स के लिए बॉलिंग करना खासा मुश्किल होता है। शायद यही वजह है कि इस पूरे मैच में 611 रन स्कोर हुए और फास्ट बॉलर्स के बजाय बैट्समैनों ने डोमिनेट किया। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है अपने टॉप के कुछ बॉलर्स को रोटेशन बेसिस पर आराम कराएगा। मेरी समझ में नहीं आता कि हसन अली को क्यों खिलाए जा रहे हैं। हसन अली हमारा असासा है, ठीक है, वो आउट ऑफ फॉर्म है। गुज़िश्ता 14 मैचेस अगर आप वनडे उठाकर देख लें, हसन अली की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उसको खिलाए जा रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि दोस्ती यारी निभाई जा रही है। और पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन बना इमरान, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन बना कि जिसमें मिडिल ऑर्डर में आपने विकेट कीपर मोहम्मद हारिस को टीम में रख लिया। मोहम्मद हारिस ने लास्ट ईयर अपना डेब्यू किया, PSL में उसने अच्छी इनिंग्स खेली पेशावर ज़ल्मी के लिए। लेकिन क्या PSL की बेसिस पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का इंतखाब अमल में आएगा? बलूचिस्तान का एक विकेट कीपर बैट्समैन है हसीबुल्ला, वो बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, उसको आपने 14-15 में नहीं रखा। तो यहाँ पसंद नापसंद को आप बालाए ताक रखकर अगर पाकिस्तान के मफाद को सोचे, इसका मतलब है इफ्तिखार जो है, लोग कहते हैं चाचा इफ्तिखार, उनको इफ्तिखार जो है वो सिर्फ ट्रेवल करने के लिए टीम के साथ जा रहे हैं। उनको क्यों नहीं खिलाया गया? अगर वो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है तो उन्हें क्यों नहीं खिलाया गया? एक नया तजुर्बा किया गया। मैं समझता हूँ इस कंडीशन में फास्ट बॉलर्स के लिए बॉलिंग करना बड़ा मुश्किल है और शायद आज एक आध तब्दीली करे। आपके पास मोहम्मद वसीम जूनियर है, आपके पास शाहनवाज दहानी है। वैसे वो ऑन अ लाइटर नोट, हर वक्त में ना पाकिस्तानी टीम में एक बुजुर्ग प्लेयर होता ही है, तो वो बुजुर्गों का साया हमारी टीम में रहता है। मिर्जा साहब जी क्या कह रहे हैं? ये बोलिए। बुजुर्गों की दुआएं बहुत जरूरी है, तो इसलिए एक बुजुर्ग जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा मिर्जा साहब, दूसरी जानिब मोहम्मद हसनैन के हवाले से अच्छी खबर है कि उनका जो एक्शन है इसको कानूनी करार दे दिया गया है। दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की भी इजाजत मिल गई है। अपनी पेस परफॉर्मेंस आपको लगता है दोबारा से मेंटेन कर पाएंगे हसनैन?
एक थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर आपका बॉलिंग एक्शन पे इतराज हो जाए और आप दोबारा आए, लेकिन हसनैन को देखिए आप इतना टैलेंटेड है कि आप इंग्लैंड में जो हंड्रेड्स हो रहा है, 100 गेंदों का टूर्नामेंट हो रहा है, उसके लिए मोहम्मद हसनैन का नाम आ गया है। और मोहम्मद हसनैन ने बिग बैश में जो बॉलिंग की थी इस साल जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में, सबकी तवज्जो उसकी जानिब हो गई थी, लेकिन अब उसने काम किया है, उसका जो बाजू का खम है वो 15 डिग्री से कम हो गया है, तो इसकी वजह से उसको क्लियर कर दिया, ऑस्ट्रेलियन ने भी क्लियर कर दिया। अब दुआ करें, पाकिस्तान के लिए ये यंगस्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है और इनके आने के बाद मैं समझता हूँ वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, इन सब का करियर खत्म हो गया। और जुनैद खान को तो खिलाते नहीं थे, उस बेचारे को भी इन्होंने बिल्कुल बाहर कर दिया है। तो अब आपके पास यंगस्टर्स ही है, फास्ट बॉलर, जिन पर आप रिलाय करें और ये मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म तो उमूमी तौर पे जब कुछ ना कुछ बॉलिंग एक्शन में तब्दीली होती है तो डिस्टर्ब हो जाता है बॉलर, उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं रहती। आप हसनैन पे क्या इम्पैक्ट देखते हैं सारी एपिसोड का? जो आपने बात की ना इमरान, मुझे याद आया 1983 में एक फास्ट बॉलर आया था अतीकुर रहमान, वो जेफरी थॉमसन जैसे स्टाइल से बॉलिंग करता था और नेशनल स्टेडियम कराची में नेट में लोग मुझे बताते हैं जब उसने गेंद की, ज़हीर अब्बास के हाथ पर गेंद लगी, उसे बॉलिंग से हटा दिया गया। वो भारत के दौरे पर गया, लेकिन उसका एक्शन खान मोहम्मद मरहूम ने तब्दील करा दिया और उसके बाद वो किस्से पारीना बन गया। तो इसका मतलब ये कि आप एक्शन तब्दील कराएं, लेकिन एक लिमिट के अंदर रहते हुए। सईद अजमल के एक्शन पर भी एतराज हुआ, फिर बेचारा सईद अजमल जो था आया गया आया, लेकिन वो बात नहीं रही। यकीनन इससे बड़ा फर्क पड़ता है, यकीनन फर्क पड़ता है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत किया कि आपने हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया जी। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा मैच आज खेला जाएगा, इस हवाले से हम बात कर रहे थे। अभी मैं एक ब्रेक लेते हैं। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद जनाब। हमारे शो का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन अभी हमारे पास एक सेगमेंट मौजूद है। हमने सोचा सेगमेंट से पहले हम आपसे इजाजत ले लेते हैं कि आपसे हमारी मुलाकात होगी अब पीर के रोज। कल और परसों हमारा बेस्ट ऑफ चलेगा, उसको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। और आप बताएं, कर भी दे मिस तो ऐसे कोई बात नहीं, क्यों दवाई है जो मिस नहीं करनी, नहीं करनी बिल्कुल बिल्कुल तबीयत खराब हो जाएगी। खैर, आपको मेरा पाकिस्तान दिखाते हैं। और आज हम पुराने दौर में, आपको पता है जो जंगें होती थी उसमें हाथियों का बड़ा अहम रोल होता था, और जिसके पास जितने ज्यादा हाथी होते थे वो उतना ताकतवर भी समझा जाता था। एक बड़ी अहम जंग इसी हवाले से हुई और उसमें हाथियों का भी इस्तेमाल हुआ। उस जंग का बैकग्राउंड क्या है और उसके कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान में लाहौर में जो अभी म्यूजियम है, इसमें क्या यादगार मौजूद है और क्या हिस्ट्री मौजूद है, वो फैरा फैज आज के मेरा पाकिस्तान में बता रही हैं। आप देखिए, हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह ऑन मंडे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आर्मी म्यूज़ियम लाहौर में और मेरे पीछे आप जो मंजर देख रहे हैं ये एक जंग का मंजर है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि हाथी पर कुछ तीर अंदाज बैठे नीचे खड़े नेज़ाबाजों को निशाना बना रहे हैं और नीचे खड़े नेज़ाबाज भी हाथी पर हमलावर हो रहे हैं। तो आज के इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि ये जंग किन दो लोगों के दरमियान लड़ी गई और इस जंग की वजह क्या बनी। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौज़म वास्ती साहब, जो PhD स्कॉलर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। सर, मुझे ये बताएं, सिकंदर आज़म जो था वो किस इलाके से ताल्लुक़ रखता था और किस उम्र में उसने ठान लिया था कि मैंने पूरी दुनिया फतह करनी है? सिकंदर आज़म मकदूनिया का बादशाह था। अपने वालिद की वफ़ात के फ़ौरन बाद वो मकदूनिया के तख्त पर फायज हुआ। अच्छा। मकदूनिया वो इलाका है जिसको यूनानी लोग बड़ा हद तक से देखते थे। अच्छा। उसको यूनान का हिस्सा नहीं समझते थे। उसकी वजह क्या थी? उसकी यही वजह थी कि वो कल्चर्ड नहीं थे। यूनान वगैरह की जो फौजी स्टाइल था वो एक ख़ास तरह पे डेवलप हुआ था 300-400 साल से। अच्छा। जब फिलिप सेकंड जो आया, इसका बाप जो था सिकंदर आज़म का, 359 BC में, ठीक है ना, उसने जब तख्त पे कब्ज़ा किया तो उसने फ़ौज की तरबियत को, उनके तादाद को मुकम्मल तब्दील करके रख दिया। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता यूनान के अंदर उसका नाम फैलना शुरू हो गया। 20 साल की हुकूमत के बाद 339 में उसका कत्ल हो गया। उसके बॉडीगार्ड ने उसको कत्ल कर दिया। अच्छा। सिकंदर आज़म ये 20 साल की उम्र का था। अच्छा। ये पालिया में पैदा हुआ था। मकदूनिया का एक शहर है पालिया। अच्छा। वहाँ पे पैदा हुआ था। इसने मुल्क की और फौज की अनान संभाल ली।
अच्छा सर, उस दौर में असला क्या इस्तेमाल होता था? उसमें छोटे नेज़े इस्तेमाल होते थे। अच्छा। इसने उन नेज़ों की जो लंबाई थी कई मीटर के हिसाब से बढ़ा दी। अच्छा। उससे ये हुआ उसकी कि वजह क्या थी वैसे उसकी बढ़ाने वजह ये थी कि ताकि दूर जो इन्फेंट्री हमला कर रही है उस पर पहले से ही वो हमला कर दे। बड़ी सख्त उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी। दूसरा, उसने फ्रंट लाइन जो थी आर्मी इन्फेंट्री की उसको लंबा कर दिया। ठीक है ना, पहले थोड़े छोटे टुकड़ियों में होती थी, उसने उसको एक्सपेंड कर दिया। और वो जो शील्ड्स थी जिसे ढाल कहते हैं, लंबाई के रुख में कर दी, लंबाई के, ताकि उसके जिस्म को प्रोटेक्ट कर सके। अच्छा सर, ये जो हमारे पीछे मंजर है, इस मंजर के बारे में बताएं, ये कौन सी जंग थी जब अलेक्जेंडर और पोरस आमने सामने आ चुके थे? अलेक्जेंडर ने जब काफ़ी दुनिया का हिस्सा जो पर्शियन एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने के बाद उसने हिंदुस्तान का रुख किया। अच्छा। और नॉर्थ की तरफ से हिंदू कुश माउंटेन्स को क्रॉस करके एक उसकी टुकड़ी काबुल की तरफ से आई, दूसरा हिंदू कुश माउंटेन्स की तरफ से आई। ठीक है ना, जो ही उसने फैसला किया कि मुझे अब हिंदुस्तान जाना चाहिए, उस वक़्त उसकी फ़ौज के जो मकदूनी सिपाही थे उनमें काफ़ी उसके ख़िलाफ़ बगावती आसार नज़र आ रहे थे, क्योंकि उसने पर्शिया में काफ़ी पर्शियंस को अपनी फ़ौज में डाल दिया था और पर्शियन ड्रेस और कस्टम्स को अडॉप्ट कर लिया था। अच्छा। ठीक है ना। तो सर, ये जो जंग थी इसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि वो जब सामने आया तो टैक्सीला में जो राजा अम्बी था उसने उसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। उसने सोचा कि मैं इंडिया के अंदर अब चला जाऊंगा। जब वो दरिया जेलम, जिसको हाइडेस्प्स कहते थे, उसके किनारे पे पहुंचा तो ये राजा पोरस जो बहुत मजबूत बादशाह था, और उसने फैसला किया कि मैं इसके सामने झुकूंगा नहीं। अच्छा। अब दरिया को क्रॉस करना, क्योंकि पंजाब के दरिया जो है वो बहुत बड़े बड़े और वसी होते हैं। ठीक है जी। उसने वो मई के अंदर वहाँ पहुँचा तो उनका ख्याल था पोरस का कि बारिशें होंगी, सैलाब आएगा, तो मैं इसको रेजिस्ट कर सकूंगा, ये क्रॉस नहीं कर सकेगा। लेकिन सिकंदर आजम भी रुकने वाला नहीं था। उसने हरकत शुरू कर दी अपनी फौज की, कभी आग जलाता। ये जो हाथी है इसमें। अच्छा, एक सेकंड रुको, मेरे माइक। हाँ जी, बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फरहीन मरियम। अच्छा फरहीन, क्या पूछना है आपने? जी, मैंने आपसे ये पूछना था, ये हाथी किसका है और ये जो शख्स खड़ा है ये इस हाथी को क्यों मार रहा है? सर, बच्चों का सवाल आ गया, अब आपने जवाब देना है। बच्चे नहीं, बड़े समझदार सवाल है। देख लें। जाहिर है जंग का समा पेश कर रहे हैं। हाँ। पोरस जो था एक हिंदुस्तान के एक इलाके का बादशाह था, दरियाए जेलम के पास। ठीक है ना जी। उसके एक तरफ उसका हुकूमत थी। उसने सिकंदर आजम जब ये जीता हुआ आया यूनान से, तो उसने कहा कि मैं इसके सामने झुकूंगा नहीं, मैंने इससे जंग करनी है। अगर इसे जंग चाहता है तो मैं जंग करूंगा। वो एक दरिया के एक किनारे पर आ गया। सिकंदर आजम वो क्रॉस नहीं कर सक रहा था क्योंकि दूसरी तरफ फौज खड़ी थी पोरस की, और ये पोरस जो था उसकी फौज उसको गार्ड कर रही थी। अच्छा सर, अब यहाँ पर ये बच्चे जो है ना, ये मुझे लगता है इसको ज्यादा उनसियत इस हाथी से होती है। हाथी को क्यों मार रहे हैं? तो इसको बताएं कि हाथी को। जब जंग शुरू हुई 1-1.5 महीने के बाद, तो सिकंदर आजम ने फौज को दूसरी तरफ भेज दिया। कुछ फौज एक जगह पे रही, दूसरी जगह फौज का हिस्सा आगे जाके उसने क्रॉस कर लिया। तो सामने से भी पोरस उसके फौज को फेस कर रहा था और पीछे से सिकंदर आजम की दूसरी फौज आ गई। अब सामने हाथी जो थे उनसे घोड़े लड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि हाथी बड़े होते हैं। हाथी, और वो जो थे वो सिर्फ घोड़ों पे चल रहे थे। घोड़े जो थे वो हाथियों के करीब नहीं जा रहे थे जिस पे जाके वो लड़ सकें। ये वो सीन है। सिकंदर आजम ने कहा कि तुम तीर बरसाओ। उससे हाथी जो थे वो तीरों के जब बहुत ज़्यादा बौछार हुई तो हाथी बिदकने लगे। तो आगे से और पीछे से दोनों तरफ जब पोरस की फौजों पर हमला हुआ तो वो उसके जो फौजी थे वो डर गए और भागने लगे मैदान से। तो अब आपको जवाब मिल गया कि हाथी पे हमला क्यों हुआ था। अच्छा, ये जंग पोरस हार चुका था। हार गया तो उसने पकड़ा गया, जिंदा पकड़ा गया। तो उसको सिकंदर के पास लेके गए तो सिकंदर ने पूछा मैं तुम्हें कैसे ट्रीट करूं? तो उसने कहा कि जिस तरह एक बादशाह दूसरे बादशाह से सलूक करता है, मेरे से वो सलूक अंदाज करो। तो उसने कहा ये तो इसको अपना फख्र है और ये हार मेरे सामने ये मतलब अभी भी डट के खड़ा है, सर नगू नहीं है। तो उसने कहा ठीक है, ये इलाका तुम्हारा है, तुम मेरे नायब बन जाओ। ठीक है। तो उसने उसको छोड़ दिया। ठीक है ना। तो इसके बाद मकदूनिया के फौजी जो थे ब्यास तक जब पहुंचे तो उनको लगा कि हम कई साल से अपने ख़ानदानों से मिले नहीं हैं, तो वहाँ पे जाकर उन्होंने टोटल बगावत कर दी। उसने बड़ी कोशिश की
कि मैं और आगे जाऊं, वहाँ पे जाके रुक गया, उसे रुकना पड़ा और फिर वो रावी के जरिए नीचे चला गया। अच्छा सर, अगर हम बताएं अपने देखने वालों को कि जो अलेक्जेंडर था, सिकंदर आजम, उसका रुतबा क्या था? एक तो इसलिए उसे आजम कहते हैं कि उसने मकदूनिया से लेकर हिंदुस्तान तक दर्जनों जंगें लड़ी। हर जंग मुख्तलिफ इलाके में, पहाड़ियों में, रेगिस्तानों में, मैदानी इलाकों में, पथरीले इलाकों में। ये वो शख्स था कि जो हर जगह के मुताबिक अपनी फौजों को एडजस्ट करता था और दुश्मन को हरा कर ये कभी नहीं हारा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। नाजरीन, ये था आज का सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें हमने आपको राजा पोरस और अलेक्जेंडर द ग्रेट की इस जंग के बारे में बताया, जिसका मंजर यहाँ पर आपको नजर आता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो।